नमस्कार प्रिय कृषि विद्यार्थियों, ठोलिया एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का चौथा लेक्चर है वो अपलोड करने जा रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे हम पाले का प्रभाव, यानी पाले का क्या अनुकूल प्रभाव है, क्या प्रतिकूल प्रभाव है। तो कौन कौन सी फसलें वो प्रभावित होती है? अरंडी, तंबाकू, टमाटर, जीरा, कपास, सौंफ। और मेनली जो चौड़े पत्ते वाली फसल होती है वो इससे प्रभावित होती है। और इसका जायांग भाग है वो सबसे अधिक संवेदनशील होता है। कोई भी फसल होती है उसका जायांग भाग है वो, जो फीमेल पार्ट है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, प्रभावित होता है। अब इसके बचाव के लिए क्या करेंगे? जैसे कुछ फसलों की किस्में हैं, जैसे चना की पूसा 212 है, तोरिया की भवानी किस्म, और आलू की कुफरी शीतमान व कुफरी देवा। उसके बाद में दूसरा इसका उपाय है हल्की सिंचाई। हल्की सिंचाई करने से क्या होता है, टेम्परेचर इसका 0.5 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। फिर अपन धुआं करके भी, खेत में धुआं करके भी पाले का प्रभाव है वो कम कर सकते हैं। चौथा है गंधक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 0.1% H2SO4 का छिड़काव करेंगे। यानी 1,000 लीटर में अपन 1 लीटर H2SO4 गिरेंगे तो 0.1% का क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। इस घोल का छिड़काव करेंगे अपने फसल में तो पाले से बच सकते हैं। फिर शेडिंग यानी जैसे अपन ने कोई बगीचा लगाया है, उस बगीचों में अलग अलग फल वृक्ष को पॉलीथीन के द्वारा या नेट के द्वारा ढक के उस पाले से प्रभाव से बचा सकते हैं। बुआई का समायोजन करके, यानी अक्टूबर में प्रारंभ में बुआई कर दी जाए तो पाले का प्रभाव लेट आता है और जिससे फसल बड़ी हो जाती है और पाले के प्रति सहनशील हो जाती है। उसके बाद है तापमान। तो दिन का तापमान देखें तो 2 बजे सर्वाधिक होता है और न्यूनतम तापमान देखें तो रात में 4 बजे है वो सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान मिलता है। और सौर विकिरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा सौर विकिरण है वो 12 PM पे आती है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई में प्राकृतिक रूप से पौधों को पानी दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, सिंचाई। और पौधों में जल का बहुत ज़्यादा महत्व है और पौधों के जो बॉडी पार्ट है उसका 99% क्या होता है, वाटर होता है। 84 से 99% वाटर होता है। उसके बाद वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, जल का महत्व क्या है? पहला है संपूर्ण विकास। पौधे का जो भी संपूर्ण विकास है, ऑल डेवलपमेंट है, वो वाटर पे डिपेंड है। दूसरा, जीव द्रव्य का मुख्य अवयव कोशिका विभाजन हेतु, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है प्लांट का, उसका मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर है। एंड सेल डिवीजन के लिए भी वाटर का इम्पोर्टेंस है। टर्गिडिटी ऑफ सेल यानी जो सेल में स्फीति यानी उसको पूर्णतः तरोताज़ा बनाए रखने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। और पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फोटोसिंथेसिस से क्या भोजन बनता है, उसमें भी क्या है, वाटर का यूज होता है। ठीक है। और कृषि क्रियाओं में भी, कोई भी कृषि क्रिया करते हैं अपन ने, उसमें क्या होता है, वाटर का यूज होता है। लाभदायक कीट ज़्यादा, हानिकारक और कीट कम, दीमक। यानी अब इसमें देखें तो अगर वाटर का ज़्यादा मात्रा में वाटर है ये पौधे में, तो क्या है, हानिकारक कीट है वो ज़्यादा आएंगे। और जैसे रस चूसक कीट है तो पौधे में पानी ज़्यादा होने, टर्गिडिटी ज़्यादा होने से वो रस चूसक कीट है वो रस चूस जाते हैं। और पानी की मात्रा अगर कम है तो वहाँ क्या आएगी, दीमक आएगी। परिपक्वन काल बढ़ा सकते हैं, यानी पानी से पौधे का परिपक्वन काल बढ़ जाता है वाष्पोत्सर्जन हेतु। यानी वाटर है वो 99% जो ट्रांसपायरेशन है उसके रूप में, यूएफओ ट्रांसपायरेशन के रूप में पौधे से उड़ जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन हेतु भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होना भी जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन होते किसमें, पौधा है वो पानी वो मृदा से, जड़ों से ज़्यादा ग्रहण कर पाता है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? तो बात करें अपने भारत में कि सोर्स ऑफ इरिगेशन का मतलब है जहाँ जल एकत्रित रहता है और जहाँ से जल को अपन निकाल के सिंचाई करते हैं। तो कुआं, तालाब, बावड़ी, नहरें, झील, झरने और नदियाँ आदि क्या है, इसके सोर्स हैं। सिंचाई के साधन देखें तो रहट, ढेंकली, चरस, बेड़ी, पवन चक्की, पंप सेट, बर्मा, इनसे जल को भंडारों में निकाला जाता है। यानी इसकी सहायता से जल को मेन सोर्स से इस जल के भंडारों में निकाला जाता है। तो रहट, ढेंकली, चरस, बेड़ी ये क्या है, जो सिंचाई के पुराने साधन हैं। पहला स्रोत है नहर। नहर में सीजनल कैनाल्स यानी बरसाती नहर, जैसे
कुछ नदियाँ जैसे कृष्णा है, कावेरी है, डेल्टा है। तो कृष्णा कावेरी जो डेल्टा है वो क्या है, सीजनल है, यानी नित्यवाही नहीं होती है, किसी विशेष सीजन में ही बहती है। उसके बाद नित्यवाही नहरें, इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की कुल सिंचाई में नहरों का योगदान कितना है, 45%। और सर्वाधिक सिंचाई है वो नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट में की जाती है। और बात आई परसेंटेज के आधार पर, सर्वाधिक सिंचाई है वो 98% है वो पंजाब में। राजस्थान की कुल सिंचाई में नहरों का योगदान कितना है, 29%। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो गंगानगर जिले में की जाती है। और राजस्थान की प्रमुख नहरें, तो इसमें देखिए इंदिरा गांधी नहर। अब नहरों का वर्गीकरण आ गया, तो इंदिरा गांधी नहर देखते हैं इसमें पहले। तो इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो शिलान्यास है वो गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था 31 मार्च 1958 को। उस टाइम ये होम मिनिस्टर थे। और इसमें प्रथम बार पानी है वो 30 अक्टूबर 1968 को छोड़ा गया। और नहरों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो इसी नहर से की जाती है। और एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसका उद्गम है वो सतलुज और व्यास नदी के हरिका बैराज बांध से माना जाता है। और इसका राजस्थान में जो प्रवेश है वो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के मसीतावाड़ी हेड से होता है। और इसका अंतिम छोर है वो गठरा रोड, बाड़मेर है। और राजस्थान के 8 जिलों को ये नहर पानी देती है। और इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में 19.63 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। और देखें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन कहते हैं, क्योंकि यह इधर हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से होती हुई सिंचाई करती है। और राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। और इसके जनक है वो कंवर सेन को माना जाता है। और इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है वो 600 किलोमीटर है। और इसकी टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। उसके बाद आती है गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है, ओनली राजस्थान की। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की। और इसकी शुरुआत है वो 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने की, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। इसमें सतलज नदी का पानी आता है। और इससे सिंचाई वो बीकानेर और गंगानगर जिले में होती है। तीसरी बात आती है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। और जालौर और बाड़मेर जिलों को सिंचित करती है। और राजस्थान में 2.4 लाख हेक्टेयर पर नर्मदा नहर परियोजना से सिंचाई की जाती है। और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और एकमात्र परियोजना है जिसमें सिंचाई है जो वो फव्वारा पद्धति से करना क्या है, आवश्यक है। उसके बाद आती है भरतपुर नहर परियोजना। राजस्थान की सबसे छोटी नहर परियोजना आगरा नहर की शाखा है और भरतपुर को पानी देती है। उसके बाद आती है गुड़गांव नहर परियोजना। यह राजस्थान की यमुना नदी के पास से दिल्ली से निकाली गई है। और भरतपुर की डिंग व कामा तहसील में इससे क्या होती है, सिंचाई होती है। उसके बाद है भिखाबाई नहर परियोजना। भिखाबाई नहर परियोजना डूंगरपुर हेतु निकाली गई है और माई नदी पर बांध बनाकर यह परियोजना शुरू की गई है। उसके बाद आता है भीलवाड़ा नहर। तो भीलवाड़ा नहर है वो चंबल नदी पर बांध बना के भीलवाड़ा नहर को निकाला गया है और भीलवाड़ा को ही पानी देती है। उसके बाद पहला सोर्स था नहर, दूसरा आ गया तालाब। तो भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई है वो तमिलनाडु राज्य में की जाती है। और राजस्थान में बात करें तो भीलवाड़ा व टोंक में। और इसका योगदान है वो 1 से 5% है, जबकि नहरों का योगदान था वो 45% था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से। हम रोज़ वादा करते हैं एक लेक्चर अपलोड किया करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा सहयोग मिलता होगा इससे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।